आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा। और हमारे साथ मौजूद है बदनावर उपचुनाव से भाजपा के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी। दत्तीगांव जी आज चाय पर चर्चा कर रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। और दत्तीगांव जी लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या है जनता का मूड बेटा? जनता का रुझान बहुत अच्छा है और मैं मानता हूं कि इस बार जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बदनावर ही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि बदनावर हक और अधिकार की ही बात है। एक अरसे से मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद से बदनावर को कभी भी प्रतिनिधि नहीं मिला मध्य प्रदेश की सरकार में, और आज जब ये प्रतिनिधित्व मिला है तो बदनावर इसको सहर्ष स्वीकार भी कर रहा है। और मूलभूत जो बदनावर के धरातल पे कार्य एक अरसे से होने थे, जिनमें कठिनाइयाँ आ रही थी, जिसमें दिक्कतें आ रही थी, आज वो सभी संभव हो रहे हैं। और चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे कुटीर आवास की बात हो, चाहे गरीबी उन्मूलन का विषय हो, चाहे खेत सड़क मुख्य धारा से जुड़ने का विषय हो, तो इन सभी विषयों पे जब कार्य हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बदनावर किसी भी विषय पे अब संकोच करेगा और स्पष्ट बहुमत और अच्छा जनमत मिलेगा। दत्तीगांव जी 2018 में आपने कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनकर लोगों से वोट मांगे थे, उनका आशीर्वाद लिया था। अब बीजेपी की ओर से आप मैदान में हैं, तब में और आज में आपको क्या अंतर नजर आता है? अंतर ये है कि तब जो वचन पत्र जारी किया गया था, जिसके आधार पे सब जगह जाया गया और तमाम बातें कही गई, जब वो पूरा नहीं हुआ और जब हमने बात उठाई, संजय जी ने बात उठाई, अनसुनी करी गई, उनकी बात का तिरस्कार किया गया, उनको अपमानित किया गया, तो वास्तविकता में अपमान संजय जी का या मेरे जैसे लोगों का नहीं था जो पिछली बार चुनाव अभियान समिति के सदस्य थे या जिन्होंने जनमत संग्रह में कांग्रेस पार्टी के लिए मुख्य भागीदारी या भूमिका निभाई। ये अपमान उन मतदाताओं का था जिनको आपने विश्वास में लिया, झूठे वादे करके, वचन पत्र जैसा छलावा करके उनका विश्वास मत अर्जित किया। ये वैसे ही हो गया जैसे साधु वेश में रावण ने माता सीता का हरण किया था, तो मत हरण हुआ। और इसीलिए आज हम यहाँ हैं, इसीलिए चुनाव भी हो रहा है। और अब इसमें कोई ज़्यादा जनता को बताने समझाने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक ही बात कह रही है, अरे ये गद्दार हैं, अरे इन्होंने सौदा किया। लेकिन मुझे तो लगता है कि गद्दारी तो कांग्रेस ने की, वचन पत्र जारी किया, इसमें एक भी वादा आप देखिए। कर्ज माफी के लिए क्या कहा गया था मंदसौर में? राहुल जी ने कहा कि समूचे मध्य प्रदेश में समूचे किसानों का समूचा कर्ज माफ, उसमें किंतु परंतु शर्त नहीं थी, और 10 दिन में माफ, 10 दिन में न हुआ तो 11वें दिन में हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब आप बताइए, बदनावर में तो मुझे एक भी किसान ऐसा नहीं दिखता जिसका 10वें दिन बैंक का कर्जा माफ होकर उसको एनओसी अनापत्ति प्रमाण मिल गया हो। बदनावर छोड़िए, मध्य प्रदेश में आप एक किसान बता दीजिए जिसका 10वें दिन बैंक के खाते में पैसा जमा हो गया हो और उस बैंक ने उसको नो ड्यू सर्टिफिकेट अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया। एक भी नहीं है। तो क्या 11वें दिन कमलनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया? नहीं दिया, बल्कि जब बजट कहीं देर से बाद में आया तो उस बजट में मात्र 6000 करोड़ का प्रावधान रखा, जहाँ की उस कटी पटी कर्ज माफी का 60,000 करोड़ आकलन था। तो कैसे संभव है 60,000 करोड़ की कर्ज माफी 6000 करोड़ में, और वहीं पे 16,000 करोड़ आपने छिंदवाड़ा में दे दिया? तो ये कांग्रेस बीजेपी की बात यहाँ नहीं थी, यहाँ पे बात थी जनता को दिए गए वचन की और उसको निभाने की। जब नहीं हुआ, हम यहाँ हैं, स्पष्ट है। संजय जी ने जो कहा, ठीक है, आए, हाँ, सरकार गिराई, छत ठोक के गिराई, मुद्दे पे गिराई, जनता के सामने हम हमारी बात रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उद्योग मंत्री आपको बनाया गया जी। तमाम योजनाएं प्रदेश के लिए तो है, लेकिन खासकर बदनावर का मतदाता ये जानना चाहता है, यहाँ का युवा जानना चाहता है कि बदनावर के लिए क्या कुछ खास प्लान आपके दिमाग में है? जैसा पहली सभा में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि बदनावर का भाग्योदय है, वास्तविकता में है। हमारा बदनावर भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छी जगह स्थापित है, स्थित है। हम 4 जिलों की सीमा पे हैं
और हमारे यहाँ बहुतायात सब्जियां होती हैं। सोयाबीन में नंबर 1 है, गेहूं में हम नंबर 1 है। गेहूं उपार्जन में 1,56,000 मेट्रिक टन उपार्जन हुआ है। मटर, टमाटर, सब चीज़ यहाँ पे है। तो फूड प्रोसेसिंग के हमारे इंडस्ट्री के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आए हैं। हमारे पास बायो पार्क के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए हैं। कुल मिला के समग्र रूप से करीब 2,000 करोड़ का हमारे निवेश यहाँ प्रस्तावित है। 800 करोड़ की ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने सहमति प्रदान कर दी है। इन सभी उद्योगों के लगने से तकरीबन प्रथम चरण में प्रारंभिक तौर पे 7 से 8,000 रोजगार का सृजन होगा। जब ये पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे तकरीबन 28 से 30,000 नव रोजगार का सृजन होगा। और क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे? प्रोक्योरमेंट सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ड्राई पॉट, SEZ। बदनावर से न सिर्फ धार जिले मध्य प्रदेश देश में, बदनावर से हम कोई भी चीज़ दुनिया में कहीं भी भेज पाएंगे। एक्सपोर्ट जोन बनेगा। तो ये वास्तविकता में हम चरितार्थ कर रहे हैं मोदी जी के नारे को, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बदनावर, वोकल फॉर लोकल, लोकल ग्लोबल, ये हम यहाँ साकार करने जा रहे हैं। तमाम सारी बातें कही जा रही है, वहीं कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, खास करके कमलनाथ की बात करें आपकी विरोधियों की, तो कहते हैं कि 35 करोड़ रुपए में बिक गए हैं। इस दाग को किस प्रकार से धो पाएंगे? क्या हकीकत, क्या वास्तविकता है इसके पीछे? मनगढ़ंत दाग, मैंने सफेद पहन रखा है। अब कभी कुछ जो भी मैं आवरण रखूं, लेकिन मेरा मानस क्या है, मेरा चरित्र क्या है, मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरी जनता इसको जानती है। 35 करोड़ की आप बात करते हैं। मैंने इस्तीफा दिया था 27 दिसंबर 2018 को सज्जोग गार्डन में समूचे सबके सामने। मैंने कहा था एक नहीं 1,00,000 विधायक की कुर्बान इस बदनामी पे। आप बताइए वहाँ कौन मेरी बोली निभाने आया था? और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि 50 साल के सार्वजनिक जीवन में मेरे पिताजी के और मेरे कोई 35 रुपए का 35 पैसे का आरोप मेरे परिवार पे नहीं लगा सकता। और जो लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं उनकी तरफ आप देखिए कौन है। दिग्विजय सिंह जी ने फेसबुक ट्विटर पे डाला था, हमने उन पर मानहानि का दावा लगाया। माननीय राय साहब राघवगढ़ कोर्ट में आके जवाब दो, प्रमाणित करें 35 रुपए भी, और समूची कांग्रेस प्रमाणित करें। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आप ये बताइए कि आज से कई वर्षों पहले उनके पास क्या था? हमारे कांग्रेस के साथी हों या कोई भी लोग हों, 200 करोड़ के बीच पैसा कमलनाथ जी के विश्वस्त व्यक्ति के घर से पाया गया। वो कहाँ से आए? समूची जो मुख्यमंत्री जी का जहाँ ऑफिस स्थित था वल्लभ भवन में, वहाँ क्या होता था कांग्रेस काल में? मैं बताना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगेगा मैं कहूँगा तो। किस प्रकार से वो महीने के महीने क्या काम करते थे, क्यों विधायकों को बुलाते थे, क्यों दूसरे लोगों को बुलाते थे। इस तरह से पूरी तरीके से उन्होंने ऐसा कर दिया था मध्य प्रदेश को कि हमने निवेश किया है और हमें निवेश को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या कोई व्यवसाय है क्या राजनीति के? मध्य प्रदेश कोई खरीदने बेचने की जगह है क्या? आपने बना क्या दिया मध्य प्रदेश को? बड़ी आसानी से आप आरोप लगा रहे हो, इतना है, ये हुआ ये हुआ। आप ये क्यों नहीं कहते कि पिछले वचन पत्र में आपने वादा किया था उसको आपने पूरा नहीं किया? चुनाव का उनका सिर्फ ये बनता है कि आरोप लगा दो कि 35 करोड़ लिया, आरोप लगा दो गद्दार है, आरोप लगा दो धोखेबाज है। धोखेबाज कौन है? मैंने मेरी पहली सवाल में कहा था गद्दार कौन है। ये क्यों नहीं कहते कमलनाथ जी के आवास के अधिकार की बात करके हमने एक भी आवास पूरे मध्य प्रदेश में नहीं दिया? ये क्यों नहीं कहते कि रोजगार भत्ते की बात करके एक भी नौजवान को 4,000 नहीं किया? ये क्यों नहीं कहते कि हमने कर्ज माफी का कहकर 10 दिन कर्ज माफी नहीं की? ये क्यों नहीं कहते कि महिला समूह का कर्जा माफ करने की बात करने के बाद हमने एक भी महिला समूह का कर्जा माफ नहीं किया? ये क्यों नहीं कहते कि 5 रुपए बोनस दूध में वादा करने के बाद हमने एक भी किसान को 5 रुपए बोनस नहीं दिया? ये क्यों नहीं कहते कन्यादान का 51,000 रुपये हमने कमिट करने के बाद एक भी कन्या को 51,000 रुपया नहीं दिया? इन बातों की बात नहीं करेंगे। अब कह रहे हैं अब हमें फिर से बना दो और हम फिर ये वादे पूरे करेंगे, फिर किसान का कर्जा माफ करेंगे। अरे भाई, बदलाव के विषय में अभी आए थे यहाँ सवाल है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वो फरमा गए मैं आपके यहाँ का मंत्री तो नहीं बनाऊंगा, मुझे वोट दोगे, लेकिन मैं आपको मुख्यमंत्री जरूर दूंगा। अरे मुख्यमंत्री में थोड़ी चाहिए हमें शिवराज मुख्यमंत्री हमारे पास ऑलरेडी है। आप बदनावर की बात करते, बदनावर की भलाई की बात करते, लेकिन इतना स्वार्थ किसी के लिए अच्छा नहीं, इतना अहंकार किसी के लिए अच्छा नहीं। वो कहते हैं ना, अहंकार में तीनों गए बल बुद्धि और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव का। दत्तीगांव जी, विशिष्ट रूप से आपने कहा लगातार इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है कि भाषा की मर्यादाएं जनप्रतिनिधि लांघते जा रहे हैं। चाहे बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, जिन्होंने इमरती देवी को लेकर कहा कि आइटम, उसके बाद विशाल लाल साहू, और अभी
पूर्व वन मंत्री आपके मित्र उमंग सिंघार आपको लेकर कह गए कि आप साफ हो, इसको किस प्रकार से देखते हैं? मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूंगा माननीय पूर्व मंत्री उमंग सिंघार जी की बुआ के भतीजे की, कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उमंग सिंघार, अगर आपने साहस है और आपका वो बयान जो मीडिया को आपने दिया था कि ये माफिया की सरकार है, शराब माफिया की सरकार है, ये रेत माफिया की सरकार है, इसके सरगना माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, आपने कहा था ये बयान, बार बार कहा था, तो आपने हिम्मत क्यों नहीं थी कि जो प्रतिकार हमने किया मुंह पे कह के हम लेकर आए सरकार गिरा के, आप भी आ जाते, इस्तीफा दे देते उस सरकार से? ऐसी भ्रष्ट निकम्मी माफिया की सरकार में मंत्री क्यों बने रहे? छोड़ देते सरकार, लात मारते थे सत्ता को, रातें संघर्ष करने जनपद पे जैसे आज हम कर रहे हैं, खड़े रहते हमारे साथ, तो हम भी कहते भाई आप डगमगा गए, डर गए, सत्ता का लोग छोड़ न पाए, और आज हमें आप इसलिए कह रहे हैं कि वापस सत्ता को हासिल करनी, हम तो जिसके साथ रहे पूरे दम से रहे, छोड़ के आए तो कमलनाथ जी को चिट्ठी लिख के देके आए, दिग्विजय सिंह जी को मुंह पे कह के आए कि साहब आपका वादा था, क्या हुआ? बोले मुख्यमंत्री जी कमलनाथ सिंह से मिलिए, नहीं निभाया। हमने कहा साहब जय श्री राम, आप आपकी तरह चले, और जनमत है, जनता तय करेगी, कोई उमंग सिंघार तो तय नहीं करेंगे, कोई कमलनाथ जी तो तय नहीं करेंगे, कोई राजा दिग्विजय सिंह तो तय नहीं करेंगे, जनता है तय करेगी। आप जय श्री राम बोल के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा उन्हें 50 करोड़ का ऑफर और मंत्री पद का लालच दिया गया था कांग्रेस और भाजपा में आने के लिए। उमंग सिंघार प्रमाणित कर दे, न कर पाए तो ये बता दे कि आज वो इतना सब कुछ कह के खुले रूप से मीडिया को आज भी कांग्रेस में क्यों बरकरार है। बुआ जी कहती रही कि मैं राजा के तंदूर में जल रही हूँ, भतीजा कहता रहा कि माफिया का राज है, फिर भी माफिया के संग है, आज उसी माफिया की गलबहियां डाल के उसके साथ घूम रहे हैं, मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं राजा साहब के साथ। तो क्या है भैया, क्या जनता को आपने क्या समझ रखा है? बार बार आप कुछ कहेंगे और क्या लोग नहीं समझेंगे? तो भैया उमंग सिंघार को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा ही। मैं क्या हूँ मेरा क्षेत्र जानता है, मैं कैसा हूँ मेरा क्षेत्र जानता है, मैं निश्चिंत हूँ, मुझे पता है क्या होगा, मुझे पता है मुझे क्या करना, मेरा क्षेत्र मुझे इसलिए निर्वाचित करता है, मैं क्षेत्र की आवाज़ उठाऊँ, हक की लड़ाई लड़ूँ, अधिकार की बात कहूँ। मेरे पिताजी कहते थे जो अपना हक अधिकार छोड़ दो नपुंसक होता है। भाजपा लगातार लोगों की बात कर रही, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही, तो वहीं कांग्रेस यहाँ पर बदनाम उपचुनाव में देखने को मिल रहा है जातिवाद का कार्ड खेल रही है। कैलकुलेशन लगाया जा रहा है कि इतने वोटर फला जाति के, इतने वोटर फला जाति के, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं? ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। एक तरफ कांग्रेस नारा देती है जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, एक तरफ कहती है फलाना ये राजपूत, इस टाइप का राजपूत। अरे भाई क्या है, क्षत्रिय वंश एक है, भारतवर्ष एक है, भारत का नागरिक एक है। आप क्यों समाज में जहर की खेती कर रहे हो? आप क्यों समाज में जहर के बीच बो रहे हो? आप क्यों अंग्रेजियों की नीति पे चल रहे हो? अंग्रेजों ने ही तो किया था, हमारे देश में आए, बांटा, राज किया। आज कांग्रेस क्यों अंग्रेजों की नीति पे चल के पुनः राज करना चाहती है? आज क्यों कमलनाथ जातिवाद फैला के बदनाम में भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं? मैंने 5 चुनाव लड़े, आज किसी चुनाव में मैंने ये नहीं कहा, सब एक है, हमने कभी इस टाइप की राजनीति नहीं करी। अब आज आपको चुनाव जीतने के लिए इतने हल्के स्तर पे आना पड़ रहा है, आप मुझे गालियां दे रहे हो, मेरे पे आरोप लगा रहे हो, जातिवाद कर रहे हो। आप ये तो बता दो कि 15 महीने के कार्यकाल में आपने कौन सा ऐसा करिश्मा कर दिया मध्य प्रदेश में कि जिसके नाते जनता आपको वोट दे। जो मैंने कार्य किए थे वो भी अपने बनाना चाहते हैं। तो मुझे तो बड़ा दुख होता है स्तरहीनता की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, उसके नेता कर रहे हैं। कितने अंधे हो सत्ता के लालच में कि आप कुछ भी कर जाओगे। कल जो मेरे साथ खड़े होके कहते थे कि साहब हमारे बड़े भाई हैं, ऐसा है वैसा है, जो जब मैं विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में बोलता तो खड़े होकर बड़ी तालियां बजाते थे, अरे साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। तो जब मैंने सच बोल दिया तो आपको बुरा करने लग गया। ठीक है, समय है, काल है, परिस्थिति है, होता है। दत्तीगांव जी, अंतिम सवाल, नर्मदा जी को लेकर लगातार होड़ मची हुई है श्रेय लेने की, इसको लेकर क्या कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बड़ी परियोजना का उद्घाटन करके गए? जी, कोई होड़ नहीं है। देखिए बड़ा स्पष्ट है, 2016 में कोटेश्वर में शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा करी नर्मदा जी की और संकल्प लिया। कोटेश्वर एक धार्मिक स्थल है,
संकल्प लिया नर्मदा जी में लाऊंगा। 2017 में उसकी DPR बनी, उसकी TS हुई, तत्पश्चात स्वीकृति के लिए आगे प्रकरण बढ़ा। उसके बीच में सरकार बदल गई। जब पिछला चुनाव हुआ तो बदनावर में कांग्रेस के नेताओं ने आके बदनावर से वादा किया था कि इस बार बदनावर को सरकार में भागीदारी मिलेगी। चुनाव हो गया, वादा खिलाफी हुई, नहीं मिली, कार्यकर्ताओं को रोष था। हम लौट के आए भोपाल, छंजू गार्डन में तमाम कार्यकर्ताओं का फंक्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे देने की बात कही, जलाने की बात कही। मैंने कहा मैं इस्तीफा दूंगा, वो तमाम चीज़ें हो गई। उसके बाद में जब मैं लौटा तो मैंने कमलनाथ जी ने मुझे बुलाया। मैंने कमलनाथ जी ने कहा कि तुमने ऐसा बयान दिया। मैंने कहा मैंने बयान नहीं दिया, मैं तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग में बात कर रहा था, किसी ने कुछ फेसबुक लाइव कर दिया। तो वो तुमने ऐसा कहा? मैंने कहा मैंने कायम हूँ जिस बात पे मैं कहा मैं कायम हूँ। तो बोले क्या? मैंने कहा मैंने इसलिए कहा कि मेरा कार्यकर्ता दुखी था, क्षेत्र की एक मंशा थी और लोगों को लगा कि अन्याय हुआ है, राहुल गांधी को लगा अन्याय हुआ है। तो बोले कि अब क्या करें? मैंने कहा साहब आप तय करिए, आप मुख्यमंत्री हैं। तो बोले ठीक है मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा क्षेत्र में, क्या चाहिए? मैंने कहा पहले अनुपूरक में नर्मदा की पूरी फाइल रेडी है, इसको सैंक्शन करिए, स्वीकृत करिए। उसको स्वीकृत हमने कराई, स्वीकृत तो कर दी। हनी बघेल को समझ में नहीं आया कैसे हुई। फिर मैंने कमलनाथ जी से कहा कि साहब इसको आप इसका उद्घाटन करिए। बार बार कहता रहा, मेरे मोबाइल मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, उनके SMS हैं, कन्वर्सेशन है पूरा। उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। एक दिन फिर मेरे पास माननीय पूर्व मंत्री जी का मैसेज आया, हनी बघेल जी का, मेरे मोबाइल पे आज भी है। कहा कि 26 तारीख को मुख्यमंत्री जी पधारे, कुक्षी पधारे। मैंने कहा उसमें मैंने कह दिया मेरे पूर्व प्रोग्राम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन वास्तविकता में मन में मैंने कहा भाई जब तुम्हारे पास बदनावर के लिए समय नहीं तो मेरे पास आपके लिए समय नहीं। तो बात यह है कि वो योजना सैंक्शन हुई जरूर उस वक्त, लेकिन उस वक्त मैं विधायक था, मैंने लड़के कराई। ये घोषणा थी शिवराज सिंह जी की, और अगर वो वास्तविकता में उसके प्रति गंभीर होते, बदनावर के प्रति गंभीर होते, शिवराज सिंह जी की बुराई करने की बजाय हनी बघेल और कमलनाथ जी आते बदनावर, इसका उद्घाटन करते, योजना अभी तक प्रारंभ हो जाती। क्यों कुक्षी दही वो चले गए, बदनावर क्यों नहीं आए? हेलीकॉप्टर से आधा घंटा लगता, नहीं पधारे। शायद उनकी मंशा ही नहीं थी और ईश्वर की भी मंशा नहीं थी, क्योंकि ये तय था जिस व्यक्ति ने साफ मन से संकल्प लिया शिवराज सिंह जी ने, ये पुण्य उन्हीं के हाथों लिखा था कि नर्मदा जी लाए। वो आए, नर्मदा जी का उद्घाटन कर गए। जो गांव छूट गए थे उन गांव का भी 1700 करोड़ का कह के DPR में कि हम वो भी सैंक्शन करेंगे। तो कुल एक दिन में 3300 करोड़ दे गए। कांग्रेस ने क्या किया? उनको समय नहीं था बदनावर आने का, नर्मदा जी का उद्घाटन करने का। तो ठीक है, उनको समय नहीं था तो हमें समय नहीं था। कर देते तो सरकार न जाती आज, न करा तो नर्मदा जी का शाप लगा, सरकार चली गई। आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, बदनावर में आके वोटों की भीख मांग रहे हैं।